अंधेरे पर्दे पर खून की एक कहानी और एक रूह जो अपने ही सफर में कहीं भटक गई थी। आज की कहानी एक ऐसे ही खामोश थिएटर की है जिसकी दीवारों में सालों से एक खौफनाक राज दफन था। ये कहानी है सिनेमा कट की। एक ऐसा थिएटर जहां की खामोशी असल में मौत की गवाही दे रही थी। एक के बाद एक हुई रहस्यमयी मौतों ने इस जगह को कहना चाहिए कि बदनाम कर दिया था, और इसी बदनामी ने अपनी तरफ खींचा दिशा को। दिशा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जिसके लिए ये केस सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि उसके डूबते करियर को बचाने का शायद आखिरी मौका था। अब देखिए, इस थिएटर की कहानी के दो पहलू थे। एक जो सरकारी फाइलों में था कि ये मौतें सिर्फ दुर्घटनाएं थीं, और दूसरा पहलू वो जो गलियारों में फुसफुसाया जाता था कि स्क्रीन नंबर 3 पर एक शैतानी साये का कहर है। और इन सब के बीच में एक नाम था, थिएटर का मालिक चंद्र प्रकाश मिश्रा। एक ऐसा आदमी जो जुर्म की दुनिया से निकलकर सियासत की गलियों में अपनी पैंट बना चुका था। दिशा ने किसी तरह चंद्रप्रकाश को मना तो लिया, लेकिन एक शर्त पर। उसे सिर्फ एक रात मिलेगी, सिर्फ एक रात, ये साबित करने के लिए कि उस थिएटर में वाकई कोई अलौकिक शक्ति है या ये सब बस लोगों के दिमाग का वहम है। सूरज ढलने से लेकर उगने तक का वक्त था और दांव पर दिशा का पूरा करियर लगा हुआ था। जैसे ही थिएटर के पास पहुंची, उसे पहली चेतावनी मिली। ऑटो वाले ने किराया लेने की जगह उसे बस एक अजीब सी बात कही और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। ये शायद आने वाले खतरे का पहला इशारा था। थिएटर के अंदर का माहौल तो बाहर की चेतावनी से भी ज्यादा डरावना था। वहां दिशा का सामना हुआ रतन से, जो लंगड़ाता हुआ और कांपता हुआ केयरटेकर था। जब उसने दिशा को चाबियां दी तो उसकी आंखों में डर और दया का एक अजीब सा संगम था, मानो वो उसे किसी तहखाने की चाबी नहीं बल्कि मौत का परवाना थमा रहा हो। रतन की बातों को नजरअंदाज करते हुए दिशा स्क्रीन नंबर 3 के अंदर चली गई। हॉल के अंदर घुसते ही उसे एक जमा देने वाली ठंड का एहसास हुआ, लेकिन दिशा वहां कोई पूजा पाठ करने नहीं आई थी, वो तो तकनीक की मदद से सच का पता लगाने आई थी। दिशा का तरीका एकदम साइंटिफिक था। वो अंधविश्वास पर नहीं, सबूतों पर भरोसा करती थी। उसने पूरे हॉल को थर्मल कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स और कई तरह के सेंसर्स से लैस कर दिया। उसका मानना सीधा था, अगर यहां कोई भी एनर्जी है, चाहे वो किसी भी दुनिया की हो, वो तकनीक की पकड़ से बच नहीं सकती। और फिर पहली अजीब घटना हुई। जैसे ही दिशा ने अपना लैपटॉप खोला, स्क्रीन पर तापमान अचानक 18 डिग्री सेल्सियस से गिरकर सीधा 4 डिग्री पर आ गया। ये इतनी तेजी से हुआ कि इसका कोई वैज्ञानिक कारण हो ही नहीं सकता था। डेटा ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन अब जो हुआ उसे कोई मशीन रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। C-D23 से पॉपकॉर्न चबाने की एकदम साफ आवाज आने लगी। दिशा ने फौरन टॉर्च जलाई। सीट खाली थी, पर उसका कुशन ऐसे धंसा हुआ था जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। अचानक पॉपकॉर्न की आवाज बंद हो गई और पीछे से एक पुरानी मशीन के चलने की हल्की लेकिन लगातार आने वाली आवाज सुनाई दी। एक प्रोजेक्टर। दिशा समझ गई, इस रहस्य का असली केंद्र प्रोजेक्टर रूम ही है। वो फौरन उस ओर भागी। प्रोजेक्टर रूम का नजारा वाकई डरावना था। कमरे में जले हुए तेल जैसी गंध फैली हुई थी और बीचों बीच रखा पुराना 35 mm प्रोजेक्टर अपने आप चल रहा था। उसकी रीलें घूम रही थीं, पर उसे चलाने वाला वहां कोई नहीं था। जब दिशा ने प्रोजेक्टर रूम की छोटी सी खिड़की से नीचे हॉल में झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। C-D23 पर एक आदमी बैठा था, फटी हुई यूनिफॉर्म में, और वो सीधा दिशा की आंखों में घूर रहा था। इससे पहले कि दिशा कुछ समझ पाती, प्रोजेक्टर के लेंस से एक बहुत तेज रोशनी निकली और वो बेहोश हो गई। जब दिशा को होश आया तो थिएटर का पर्दा अपने आप रोशन हो उठा, लेकिन उस पर कोई फिल्म नहीं चल रही थी। उस पर चल रही थीं किसी की भूली बिसरी यादें, एक ऐसा सच जिसे सालों पहले दफना दिया गया था। स्क्रीन पर तारीख उभरी, 21 मार्च 2011, और फिर वो भयानक मंजर शुरू हुआ। एक जवान चंद्रप्रकाश प्रोजेक्टर चलाने वाले अमन से लड़ रहा था। बहस हाथापाई में बदली और अगले ही पल चंद्रप्रकाश ने अमन का सिर घूमती हुई मशीन में दे मारा। इसके बाद वो बड़े आराम से सीट D-23 पर जाकर बैठ गया और अपने गुर्गे रतन को लाश ठिकाने लगाते हुए देखने लगा। मतलब ये कोई भूत नहीं था, ये एक बेरहम कत्ल का राज था।
जैसे ही दिशा इस भयानक सच को समझ पाई, हॉल का दरवाजा जोर से खुला और सामने कोई और नहीं बल्कि खुद कातिल चंद्रप्रकाश खड़ा था। उसके हाथ में एक साइलेंसर वाली बंदूक थी और उसका निशाना सीधा दिशा पर था। इससे पहले कि चंद्रप्रकाश गोली चला पाता, अमन की आत्मा ने दखल दिया। एक झटके में हॉल की सारी बत्तियां बंद हो गईं और स्पीकर से कान फाड़ देने वाली चीख गूंजने लगी। चारों तरफ बस घना अंधेरा छा गया। चंद्रप्रकाश बुरी तरह घबरा गया और अंधेरे में गोलियां चलाने लगा। उसका आत्मविश्वास अब डर में बदल चुका था। उसे ये एहसास हो गया था कि अब वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बन चुका है। जैसे ही चंद्रप्रकाश ने अपनी टॉर्च जलाई, ठीक उसके सामने अमन की आत्मा खड़ी थी। वो चीखते हुए पीछे गिरा और प्रोजेक्शन रूम की तरफ भागने लगा, ये सोचते हुए कि दिशा उसे धोखा दे रही है। लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्शन रूम में पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर जिस चीज से अमन का कत्ल हुआ था, वही चीज उसके बदले का हथियार बन गई। फर्श पर पड़ी फिल्म की रीलें सांप की तरह अपने आप चंद्रप्रकाश के पैरों से लिपटने लगीं। वो रीलें अब सिर्फ रीलें नहीं थीं, वो बदले की जंजीरें बन चुकी थीं। उन्होंने चंद्रप्रकाश को पूरी तरह जकड़ लिया और उसे घसीटकर उसी मशीन की तरफ ले जाने लगीं। यही था शायद काव्यात्मक न्याय। मतलब कातिल को उसी हथियार से सजा मिल रही थी जिससे उसने अपना गुनाह किया था। जब दिशा को होश आया तो उसने प्रोजेक्शन रूम की तरफ देखा। वहां अमन की आत्मा खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा एकदम शांत था। उसका बदला पूरा हो चुका था, उसकी कहानी दुनिया के सामने आ चुकी थी और उसकी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये बस एक डरावनी कहानी थी, या फिर इस बात का सबूत है कि जब दुनिया का कानून इंसाफ करने में नाकाम रहता है तो कोई दूसरी ताकत है जो आकर हिसाब बराबर करती है।